ये जानकारी हर एक किसान भाई को मालूम होनी चाहिए कि आप 1 एकड़ में जो पराली जला के जितना पोषक तत्वों का नुकसान कर देते हैं, उतने पोषक तत्वों को अगर हम प्रयोग करें तो कम से कम 1 टन पैदावार बढ़ सकती है। अगर धान को देखा जाए तो 1000 किलो पैदावार बढ़ा सकते हैं 1 एकड़ के में जो जितनी पराली जलाने से जितना नुकसान जितना कर ह्रास देते होता हैं, है, हाँ, जितना फर्टिलाइजर नुकसान होता है उतना आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कि 1 टन का मतलब 1000 किलो, और 1000 किलो की जितनी कीमत होगी उतना तो आप बचा ही सकते हैं। 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है किसी भी पौधे को उगाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, और वो 17 के 17 पोषक तत्व अगर समुचित मात्रा में पौधा नहीं लेता है तो कोई न कोई कमी रह जाती है, या तो उपज कम होती है, गुणवत्ता कम होती है। अब हो क्या रहा है कि आप देख लीजिए किसी भी जगह पे हमारे भारत में 3 तरीके की फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे ज़्यादातर लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं अंधाधुंध नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फास्फोरस पोटास का नाम नहीं है, कहीं बहुत कम मात्रा में फास्फोरस पोटास यूज़ कर रहे हैं। आजकल जिंक की कमी होने लगी है तो जिंक का भी कुछ किसान भाई धान गेहूं फसल चक्र में जिंक का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो मान लीजिए 17 में से आप 4 दे रहे हैं, बाकी 13 जो पोषक तत्व हैं उसका नाम भी नहीं जानते लोग, उसका ना नाम जानते हैं ना उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता नाम है। भी नहीं जानते। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ चपाती खाए चले जा रहे हैं, ना दाल खा रहे हैं ना सब्जी खा रहे हैं, या आप सिर्फ चावल ही खाए चले जा रहे हैं, कोई दाल सब्जी नहीं है। तो जिस तरीके से अपने भोजन के लिए आपको दाल चावल सब्जी नमक अचार सबकी ज़रूरत है, ऐसे ही पौधों को भी इन 17 पोषक तत्वों को अपना खाना है। तो देख लीजिए अगर आपके खाने में किसी एक चीज़ की कमी होती है तो आपको कितना, आपकी भूख कम हो जाती है, या आपका पेट नहीं भरता है, या आपको पूरा पोषण नहीं मिलता है। उसी तरीके से पौधों का है। भारत में सदियों से धान की खेती हो रही है, लेकिन धान की खेती इस वक्त ज़्यादा चर्चा में है। वजह है पराली। पराली इसलिए चर्चा में है क्योंकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी सहित कई राज्यों में इसे जलाया जा रहा है, और जलाने की वजह से प्रदूषण हो रहा है, और उस प्रदूषण की वजह से किसानों को भी लोग विलन बना रहे हैं और पराली को भी लोग विलन बना रहे हैं। लेकिन इसका समाधान भी सरकार ढूंढ रही है, किसान भी इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। उसी समाधान की कड़ी में आज हमने कोशिश की है कि इसका एक सही इस्तेमाल हो पराली का। वो इस्तेमाल कैसे होगा, किसान कैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर शिवधर मिश्रा जी मौजूद हैं, जो पूसा के एग्रोनॉमी डिवीज़न में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, और इनका लगभग 35 साल लंबा अनुभव है और अलग अलग उसमें डिवीज़नों में काम करने का। लेकिन अभी एग्रोनॉमी डिवीज़न में है, जहाँ पे इनसे हमने पराली मैनेजमेंट पे बात करनी है, इनसे जो फसलों की जो गुणवत्ता है उस पर बात करेंगे, और साथ में सिल्क पे भी इनका एक काम है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर साहब पराली से, क्योंकि पराली को लोगों ने विलन बना दिया है और साथ में किसानों को भी विलन बना दिया है। ये जो एक तोहमत लगी है किसान पे, जी, और कृषि और किसान दोनों पे तोहमत लगी है, शहरी लोगों ने लगाई है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि पराली जल रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो शहरों का प्रदूषण है उसका भी लोगों ने ठिकरा इसी पे फोड़ दिया है। तो ये जो तोहमत है किसानों से, ये तोहमत हटे कृषि क्षेत्र से और तोहमत हट जाए, इसके लिए किसान क्या करे? क्या इसकी खाद बनाए या कोई और काम करे? कैसे इसका मैनेजमेंट होगा? सर्वप्रथम तो मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। समस्या वास्तव में ये ज्वलंत समस्या है कि पराली जलाने को, जहाँ तक हम बात करते हैं कि पराली को नहीं जलाना चाहिए, उसका कितना असर शहरों पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आंकड़े कितने सही हैं या कितने फेरबदल है, तो मैं ये समस्या क्यों है इसका मैं थोड़ा सा पहले इस पर बताना चाहूँगा। पहली समस्या है हमारा मौसम। जैसे तापमान कम होता है हमारे मौसम का, बरसात ख़त्म होती है, और उसके बाद आपने देखा होगा जो हवा की गति है वो बहुत कम हो जाती है। स्पेशली दिवाली के आसपास आपने देखा होगा कि हवा बहुत ही कम, हवा की स्पीड रहती है। अब ऐसे में आप चाहे पराली का धुआं हो, चाहे आपकी जो व्हीकल मूवमेंट हो रहा है उसका धुआं हो,
चाहे आपका जो बिल्डिंग का काम हो रहा है उसका धुआं हो, तो हमारे मनुष्य से हज़ारों एक्टिविटी ऐसा करता है जिसमें कहीं ना कहीं पे प्रदूषण होता ही होता है। हवा के साथ में ये उड़ के दूर तक चला जाता है और एक जगह स्टेगनेंट नहीं होता है। तो चूँकि पराली एक ऐसी चीज़ है कि वो जलता है और धुआं निकलता है, वो सबको दिखाई देता है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन तो है। कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में, लेकिन जितना हाईलाइट होता है शायद उतना नहीं है। अब बात यह है, इसको किसान भाई करते क्यों हैं, जलाते क्यों हैं? जलाने का कारण ये होता है कि हमारे पास जो धान की फसल होती है वो पककर तैयार होती है लगभग अक्टूबर के आखिर से लेके 15 नवंबर या कुछ दिसंबर तक भी कुछ प्रजातियां चली पकती जाती है, हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद गेहूं बोने का भी सेम यही समय होता है। तो मुख्य फसल हमारे हरियाणा पंजाब में यही दो फसलें हैं। अब इन फसलों को अगर हम समय से बोना चाहेंगे, समय से नहीं बोएंगे तो भी उपज में भारी कमी आती है, तो किसान भाइयों को जल्दी रहती है। अब एक तो उपाय यह है कि आप पराली धान कटे और उसको उसकी पराली अलग हटा दी जाए, तो एक ये उपाय है, लेकिन इतने सारे श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं कि खेत में बहुत सारा काम होता है। यहाँ दूसरे मशीनों की भूमिका बढ़ती है। हाँ, यहाँ मशीनों की भूमिका बढ़ जाती है और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और कई तरीके के मशीनें, कंबाइन हार्वेस्टर के साथ साथ में एक अटैचमेंट आने लगा है। उस अटैचमेंट से ये होता है कि जो पराली होती है उसको कट के और अच्छे से बिछ जाती है। उसके अलावा फिर बहुत सारे सरकारी संस्थान, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहे हैं। एक ये है कि पूसा डिकम्पोजर नाम से काफ़ी फेमस है, बहुत सारी कंपनीज भी उसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। इससे ये होता है कि आप धान काटिए, धान काटने के बाद जो छोटा छोटा हो जाएगा उसकी एक परत ज़मीन पे बिछ जाएगी और उस परत को हम किस तरीके से जल्दी से सड़ाएं ताकि गेहूं का फसल टाइम से बोई जा सके। लेकिन उसमें भी बहुत सारे किसानों को संतोष नहीं है, क्योंकि ये काम भी, सड़ने का काम इतना जल्दी नहीं होता है, चाहे डिकम्पोजर डालिए चाहे कुछ भी, आपका गैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ दूसरे सुझाव ये दिए जा रहे हैं कि आजकल मशीनें कुछ ऐसी आ रही हैं कि आप रेजिड्यू के अंदर फसल, धान के फसल का जो अवशेष पड़ा हुआ है उसके अंदर ही आप मशीन चलाइए और स्लिट बना के, वो मशीनें स्लिट बनाती हैं, ऊपर से उस पराली को काट देती हैं और उसमें गेहूं की बुआई आसानी से हो जाती है। और इसके भी रिजल्ट ये देखे गए हैं कि वो भी अच्छी उपज गेहूं की आ जाती है। लेकिन चूँकि हमारे किसान भाई जो करते रहे, जिस तरीके की विधियाँ अपनाते रहे हैं, उस पद्धति से थोड़ा सा हटना नहीं चाहते। उन्हें सही मायने में ये देखा जाए अभी विश्वास ही नहीं है कि क्या ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों को यही आग्रह करूंगा कि वो कुछ हिस्सा अवशेषों में बोकर देखें और उसका रिजल्ट देखें कि आप जो पद्धति अपना रहे हैं और कुछ अवशेष में बो के अपना रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा है? निश्चित ही इससे फ़ायदा है, क्योंकि वो अवशेष अगर ऊपर रहते हैं तो ज़मीन पर आपके घास पात नहीं होते हैं, आपकी नमी का नुकसान नहीं होता है और कुछ समय में वो सड़ गल कर वो एक खाद का भी काम कर देता है। तो ये हुआ ये समस्या, और इस समस्या को हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। दूसरे, सरकार और भी ध्यान दे रही बहुत सारी चीज़ों पे, इतने सारे नए नए तरीके कि कहीं पे जो फ्यूल जहाँ पे जलता है जिन इंडस्ट्रीज़ में, उन फ्यूल में उनके ब्रिकेट के साथ में इसे कॉम्पैक्ट करके कि कुछ % होना ज़रूरी है, तो धान की पराली वहाँ भी प्रयोग हो रही है। दूसरा ये है कि धान की पराली को आजकल जो फर्मेंटेड बायोगैस, जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाई जा रही है और उससे जो बायोगैस CBG प्लांट्स बहुत सारी कंपनीज के लगे हुए हैं, मिथेनॉल वगैरह भी बन रहा है। हाँ, तो उससे काफ़ी जो गैस और उसको निकाल के उसका अल्टरनेट यूज़ किया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो बची हुई उसकी लुगदी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, तो उस मैन्योर को भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक जैविक खाद का भी काम करती है। तो अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से प्रयास कम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए कि किसान इस चीज़ को ये देखता है, क्या हम समय रहते उस पराली का निस्तारण कर लें, जो दिया हुआ एक समय है कि हमें गेहूं बोना भी है। दूसरा, निस्तारण करते हुए अगर उसका कुछ पैसा मिल जाए तो उससे भी अच्छा है। तो किसान भाई ये भी देखते हैं कि भाई कुछ पैसा भी मिले, आर्थिक लाभ भी हो और इसका समय से निस्तारण हो। तो चूंकि ये परियोजनाएं
जो लागू हुई हैं सीबीजी प्लांट्स वाली और दूसरी ये कटर वाली जो फूसा डिकम्पोजर वाली, तो इसमें समय की बचत भी है, पोषक तत्वों की बचत भी है और साथ साथ कुछ पैसा भी मिल रहा है। तीसरा जो सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा श्रमिकों की भी ज़रूरत है, पैसा और लगाना पड़ेगा, तो किसान भाई इस ऑप्शन को भी अपना रहे हैं कि पराली खेत से बाहर निकाल ली या खेत के किनारे कहीं एक जगह पे एक लंबी लाइन बना ली। तो आजकल जो बायोवी मेथड है या एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, उसमें हम लंबाई में ढेर लगाते हैं फसल अवशेषों के और उसमें डिकम्पोजर डालने के बाद उसको समय समय पर उसकी उल्टाई पलटाई, आजकल मशीनें उपलब्ध हैं, टर्निंग मशीन्स उपलब्ध हैं, और इससे देखा जाए तो आप इधर जब तक आपका गेहूं तैयार होगा उससे पहले धान की पराली की खाद भी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि अगली फसल के काम आएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। तो हमारे किसान भाइयों के पास विकल्प उपलब्ध हैं और उम्मीद है कि उन विकल्पों को अपनाते हुए कुछ भाइयों ने अपना भी लिया है। और आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में जो पराली जलाते थे उसमें बहुत कमी आई है, अगर ये देखा हमारे आंकड़े भी कहते हैं। हाँ और बिल्कुल, वैसे भी आंकड़ों तो आंकड़ों में तो यही है जी हाँ, कि पराली जलाना बहुत कम हो गया। हाँ बहुत कम हुआ है, लेकिन और एक्टिविटी हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन होना ही होना है। अब जो कंपोस्ट वाली बात है, उस कंपोस्ट बना के हमारी डबल फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पराली के अंदर पोटास भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, यानी कि जितने भी पोषक तत्व पौधे को चाहिए वो सारे पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं और एक संतुलित मात्रा में अगर देखा जाए होते हैं। तो सही तरीके से अगर हम उसको डिकम्पोज कर लें, सही तरीके से उसको सड़ा लें, उसकी अच्छे से खाद बना लें, तो आपके अगले सीजन में धान में होने वाली जो हम फर्टिलाइज़र और जो सब नाइट्रोजन के लिए यूरिया, डीएपी, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप उसकी उसमें भी कमी ला सकते हैं। और उसको अगर हम उसकी कम मात्रा प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी पैसे की बचत होगी, दूसरे वो ज़मीन में कार्बन जाएगा दोबारा, तो उससे भी ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में बढ़ेगा। इसमें कोई ऐसा डेटा है क्या कि 1 एकड़ में अगर पराली जलती है, क्योंकि किसान देखिए, किसान नहीं चाहते हुए भी कई बार जलाता है, कई बार वो अज्ञानता में भी जला देता है, उसको नहीं ज्ञान है कि ये जो मैं जला रहा हूँ खेत में अपने, इससे कितना मेरा नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो 1 एकड़ में अगर पराली जलाता है तो उसका फर्टिलाइज़र के तौर पे देखा जाए तो कितना नुकसान हो जाएगा, ये भी क्योंकि अगर देखिए, उसको ये जानकारी ही नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो देखिए, कितना खतरनाक हाँ, कर रहा है, अपना ही किसान, नुकसान कर रहा है हाँ आर्थिक। हाँ, ये जानकारी हर एक किसान भाई को मालूम होनी चाहिए कि आप एक एकड़ में जो पराली जला के जितना पोषक तत्वों का नुकसान कर देते हैं, उतने पोषक तत्वों को अगर हम प्रयोग करें तो कम से कम 1 टन पैदावार बढ़ सकती है। चावल की धान के क्षेत्र में अगर धान को देखा जाए तो 1000 किलो पैदावार बढ़ा सकते हैं 1 एकड़ के में जो जितनी पराली जलाने से जितना नुकसान जितना कर ह्रास देते होता हैं, है हाँ जितना fertilizer नुकसान होता है उतना आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कि एक टन का मतलब 1000 किलो, और 1000 किलो की जितनी कीमत होगी उतना तो आप बचा ही सकते हैं। ये तो हुआ सीधा सीधा नुकसान। इसके बाद जो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो आपका नुकसान ये पैसे के मामले में हो गया, परोक्ष रूप से आप बहुत सारे नुकसान कर रहे होते हैं जो आपको नहीं पता है। जब पराली जलती है तो जो तापमान ज़मीन का ऊपरी सतह का वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि उसमें जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं प्लस उसके साथ में जो सूक्ष्म जीव बहुत सारे उपलब्ध होते हैं सब ज़मीन की ऊपर की परत में, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तीसरा नुकसान आपको सर्वविदित है कि भाई जब आप पराली जलाएंगे धुआं निकलेगा ही, और धुआं से जो आजकल जो पराली को बता रहे हैं कि पराली सबसे बड़ी कल्प्रिट है, तो धुआं निकलेगा तो आसमान में सारा कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर और सारी जो गैसेस हैं वो सब जाएंगी और हमारा प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कई तरीके के नुकसान इस पराली के जलाने से होते हैं। जो आपने बात कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जिन किसान साथियों को नहीं पता है वो ये बात ज़रूर समझें कि 1 एकड़ में जितनी पराली जलाने से जितना फर्टिलाइज़र का आप नुकसान कर रहे हैं,
जितना फर्टिलाइज़र को आप जला रहे हैं एक तरह से, उतना ही फर्टिलाइज़र से 1 टन ज़्यादा आपका धान पैदा हो जाएगा। तो आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 टन धान आपका कितने का पड़ेगा। तो 1 एकड़ में जो आप पराली जला रहे हैं, आप उतने का अपना शुद्ध नुकसान मान लीजिए, शुद्ध नुकसान है आपका। जी हाँ। तो ये तो रही इसका फर्टिलाइज़र का इशू है जो कि कितना नुकसान हो जाएगा और कंपोस्ट बनाने की। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण जो आपका काम है डॉक्टर साहब, वो है उपज की जो गुणवत्ता है उस पे। तो उपज की गुणवत्ता पे अब सब लोग भी महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग सारे लोग अन्न खाते हैं और सब ने महसूस किया है ये कि जो 15 साल 20 साल 25 साल पहले अगर किसी ने कोई चावल खाया है, सुगंधित चावल खाया, जी हाँ। अब वो जो उसी चावल की किस्म है लेकिन वो सुगंध नहीं है, वो स्वाद नहीं है। तो ये गुणवत्ता का ह्रास कैसे हो रहा है, गुणवत्ता कम क्यों हो रही है? किसी में अब तो बायोफोर्टिफाइड और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जी हाँ। कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ थी वो उस तरह की नहीं है, उसमें कोई ना कोई गिरावट आई। वो गिरावट क्यों आई? देखिए, ये थोड़ा एक जटिल पहलू है। हाँ। और इस पहलू को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी चीज़ की गुणवत्ता कम हो रही है और चूंकि उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसको फूड चेन में हमारी, तो जाहिर है गुणवत्ता कम है। वो कम गुणवत्ता वाला अगर भोजन करेंगे तो जाहिर है उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। अब इसको हम देखते हैं कि गुणवत्ता कम होने के कई कारण हैं। इसमें 2 मुख्य कारण हैं। एक कारण है जो हमारा जो हाई यील्डिंग वैरायटी, जो हरित क्रांति के बाद जब जो कंसेप्ट आया कि ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजातियों का उपयोग करना। अब ज़्यादा पैदावार वाली, पहले हमारे पास जो देसी प्रजातियां होती थी उनकी कुछ विशेषताएं होती थी कि कोई किसी की क्वालिटी चपाती के मामले में अच्छी, जैसे गेहूं कोई ले लो तो C306 एक वैरायटी होती थी, बहुत पुरानी वैरायटी है। उसको उसका चपाती आज भी उसका लोग जो खाने वाले हैं, जो चपाती को जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, वो आज भी उसका आटा ढूंढते हैं कि अगर C306 का मिल जाए। तो जैसे जैसे पैदावार, उपज बढ़ती है, उपज का स्तर बढ़ता है, तो आप में जो 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 प्रोड्यूस है, जो उत्पाद है, उसमें टोटल न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन घटता है या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर पड़ता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। तो नई प्रजातियां जितनी भी हाई यील्डिंग हैं, लेकिन उनमें वो वाली क्वालिटी नहीं हो। अब इसमें क्या है कि जैसे हमने कोई प्रजाति ली, उसमें कोई यील्ड को हम लोग जो है उपज को टारगेट बनाते हैं नई वैरायटी बनाने के लिए, जबकि होना चाहिए ये कि उसके साथ में उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। तो अभी जो 90 और 2000 तक जितनी प्रजातियां निकलती थी, हमारा ध्यान, चूँकि हम पहले फूड सफिशिएंसी की बात करते थे कि हमारा पहले पेट भरना चाहिए, अब हम इस पे ध्यान देने लगे हैं कि अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करने लगे हैं। तो अब प्रजातियों को हम इस बात पे भी जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो इस पे भी बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादा उपज देने वाली तो हों ही, साथ में उसमें गुणवत्ता भी हो। अब गुणवत्ता के लिए फिर अब प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पिछली साल ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी, कितनी सारी प्रजातियां हर एक धान्य की और अन्य फसलों की जिनमें किसी में जिंक ज़्यादा है, किसी में कोई तत्व ज़्यादा है, किसी में कोई तत्व ज़्यादा है, और किसी में प्रोटीन ज़्यादा है। तो अलग अलग तरीके से इनको हम लोग बायोफोर्टिफाइड प्रजातियाँ कहते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम ब्रीडिंग से, जेनेटिक्स से, या उसके जो जेनेटिक मेकअप है फसलों का, उससे क्वालिटी को सुधारें या गुणवत्ता को सुधारें। दूसरा हमारा जो उपाय है वो है किस तरीके से हम पौधों को ऐसी खुराक दें, बैलेंस न्यूट्रिशन दें, संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व दें, जो कि बाद में दानों में या उनके उत्पाद में पूरे के पूरे मात्रा में मिल सकें। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि ये कारण क्या है कि मतलब गुणवत्ता, हमारे हम जो फसल उगा रहे हैं तो खेत में क्या कमी हो गई है, किस तरीके से हो गई है। सीधा सा एक आप सभी लोगों को, हमारे किसान भाइयों को शायद पता होगा जो कि 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पौधे को उगाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। और वो 17 के 17 पोषक तत्व अगर समुचित मात्रा में पौधा नहीं लेता है तो कोई ना कोई कमी रह जाती है, या तो उपज कम होती है, गुणवत्ता कम होती है। अब हो क्या रहा है कि आप देख लीजिए, किसी भी जगह पे हमारे भारत में 3 तरीके की
फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे ज़्यादातर लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं अंधाधुंध नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फास्फोरस पोटास का नाम नहीं है, कहीं बहुत कम मात्रा में फास्फोरस पोटास यूज़ कर रहे हैं। आजकल जिंक की कमी होने लगी है, तो जिंक का भी कुछ किसान भाई धान गेहूं फसल चक्र में जिंक का भी प्रयोग करने लगे हैं। तो मान लीजिए 17 में से आप 4 दे रहे हैं, बाकी 13 जो पोषक तत्व हैं उसका नाम भी नहीं जानते लोग, उसका ना नाम जानते हैं ना उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता नाम ही है, नहीं जानते हैं। क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है और हमारी लेकिन जरूरत तो होती है। हमारी भूमि में उपलब्ध है। लेकिन आप ये देखिए, हम बरसों से हजारों साल से करते आ रहे हैं। मान लीजिए हमने पहले फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते थे, उर्वरकों का यूज़ नहीं करते थे, सन 60 के बाद से तो हम कर ही रहे हैं। तो सन 60 के बाद हम नाइट्रोजन डाल रहे, फास्फोरस डाल रहे, पोटाश डाल रहे, बाकी 13 की निकल तो रहा है वो ज़मीन से, फसलें उगा रहे हैं, तो वो ज़मीन से माइनिंग हो रही है। इसको कह रहे हैं हम माइनिंग करते हैं। माइनिंग करके ज़मीन में भी कम हो रही है, ज़मीन में कम हो रही है तो पौधा अपने को किसी तरीके से संतुलित करके उपज तो देता है, लेकिन वो चीज़ें उस पौधे के जो उत्पाद है उसमें कम रह जा रही है। अब वही आपके फूड में जा रही है, तो इसके मतलब कुछ न कुछ गुणवत्ता में, जिसकी वजह से स्वाद भी बदल रहा है, उसकी चमक भी कम हो रही है, उसकी और भी चीज़ें कम हो रही हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गुणवत्ता कम हो रही है। तो इसका उपाय जो एक फोर्टिफिकेशन था, बायो फोर्टिफिकेशन, आप जेनेटिक विधियों से या जो अनुवांशिकी के रूप से जो अच्छी वैरायटी विकसित करके हो सकती थी। दूसरा है फोर्टिफिकेशन, कि हम किस तरीके से पौधों में पोषक तत्वों को डालें, किस तरीके से उसका समावेश करें, संतुलित मात्रा में करें, समुचित मात्रा में करें, जिससे कि जो उत्पाद हो वो गुणवत्ता युक्त हो, उसमें पूरे के पूरे पोषक तत्व हों और सारी की चीज़ें जो होनी चाहिए वो। तो किसान भाइयों को इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, और साथ साथ हमें हर क्षेत्र विशेष में किस विशेष क्षेत्र में किस पोषक तत्व की कितनी कमी और कितनी मात्रा आवश्यक है, इस तरीके का एक नीति निर्धारित करके और उस तरीके की फर्टिलाइज़र्स या जो भी हम पोषक तत्वों के स्रोत हैं उनको डाल के पूरा कर सकते हैं। कार्ड की भूमिका बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है, और ये एक सराहनीय कदम है ये इसको पोषक तत्वों को या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। दूसरा उपाय ये है कि अगर पोषक तत्व फर्टिलाइज़र जो कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है वो नहीं है, तो सबसे बड़ी बात कंपोस्ट और जैविक खादों की आ जाती है। क्योंकि कंपोस्ट या जैविक खाद जो भी या तो गोबर से बनती हैं या पेड़ पौधों के अवशेषों से बनती हैं। तो पेड़ पौधों में वही 17 पोषक तत्व होते हैं, वही 17 पोषक तत्व हमारे गोबर में होते हैं। अगर उसको सड़ा के हम कंपोस्ट बना देते हैं तो कंपोस्ट में वो सारी की सारी चीज़ें समुचित मात्रा में और उसी अनुपात में होती है जिसमें पौधे को ज़रूरत होती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का प्रयोग किया जाएगा, हमारा जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हाँ, उस बैलेंस से पूरा संतुलन बनेगा और बढ़ेगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों की चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समावेश करें, और इसके लिए नई नई तकनीकें हमारे हैं जिसमें कि हम अच्छी खादें बना सकते हैं। उसके अलावा खाद हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि एक बार फिर पशुधन को अपनाएं। जब से ट्रैक्टर आए हैं तो हम देख रहे हैं कि गांव में पूरे दुधारू पशु ही ख़त्म हो रहे हैं। बैल तो चले ही गए, बैलों की ज़रूरत नहीं, लेकिन दुधारू पशुओं की ज़रूरत है। अच्छी डेयरी, अच्छी नस्ल की डेयरी जो हमारी शुद्ध देसी है उनको अपनाने की ज़रूरत है, और इससे गोबर होगा, उस गोबर को सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी ज़मीन का कार्बन का स्तर भी बढ़ा सकते हैं और साथ साथ सारे पोषक तत्वों को भी संतुलित मात्रा में ज़मीन में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे बोरान है या सल्फर है या जिंक है, इनकी कमी कितनी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो? क्योंकि अगर वो कमी है तो पहले तो ये समझ लेते हैं कमी कितनी है, और वो कमी क्या इंसान में भी वो इसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी अगर ज़मीन में कमी है तो? देखिए ऐसा है, जो ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी, जो हमारे सॉइल साइंस या जो मृदा विभाग के जो लोग हैं वो इस पे काम करते रहते हैं और सर्वे होते रहते हैं कि पूरे क्षेत्र विशेष में सर्वे किया गया, सैंपल लिए गए, उनमें देखा गया कितने में जिंक की कमी है, तो एक स्तर से कम कितने क्षेत्रों में पाई गई। कहीं 40% सैंपल जिंक की कमी पाई गई, 40% के आसपास। हाँ,
इसी तरीके से अन्य पोषक तत्वों के क्षेत्र विशेष में कहीं कहीं तो 100% सैंपल भी किसी किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हाँ, तो ये क्षेत्र विशेष की बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी आप चले जाइए, जैसे जैसे पानी बदलता है वैसे मिट्टी का भी वो होता है, और उसमें पोषक रूप तत्वों रंग के, सब कुछ हाँ, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन और ये सब जो होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग है, और अलग अलग जगह कहीं बोरॉन की कमी है, कहीं मैंगनीज की कमी है, कहीं जिंक की कमी है। तो उन सब इलाकों को पहचान के और उनके हिसाब से ही उसमें अगर पोषक तत्व दिए जाए तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस ऐसे संभव नहीं है ये जानने के लिए किस चीज़ की कमी है। आप संतुलित मात्रा में अगर खाद डालेंगे, जैविक खादें डालेंगे, तो निश्चित ही जो कमी होगी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। मतलब आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं किस चीज़ की कमी है, कि जमीन में अगर कमी है, जमीन में अगर कमी है तो इंसानों में भी उसकी कमी आएगी। इंसान में कुछ ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो इसमें पौधों के लिए 17 और शायद इंसानों के लिए 20 पोषक तत्वों की, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बिल्कुल। तो वो पोषक तत्व जो हैं, जो 17 हैं, कम से कम उनमें अगर किसी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि हम ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट है हमारे यहाँ, और उस वेजिटेरियन डाइट में जो हमारे मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी लोग हैं, वो शाकाहारी लोगों के शरीर में उन पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि आप खाएंगे नहीं जब शरीर, तो ये फूड चेन में आता है। जब आप खाने में नहीं जाएगा तो आपके शरीर में कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से हम ज़मीन का स्वास्थ्य सुधार कर पौधों को स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, और पौधों के स्वास्थ्य को सुधार कर मानव स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक जानकारी दे देता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वो हैं साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रामचेत चौधरी। तो वहाँ की पूर्वी यूपी में विटामिन ए की कमी बहुत है, विटामिन ए की। तो उनको कोई सरकार ने प्रोजेक्ट दिया है कि शकरकंदी में विटामिन ए वाली शकरकंदी उगवा के उस तरफ का काम चल रहा है। हाँ। तो जिस चीज़ की कमी है जिस क्षेत्र में, उसको चिन्हित करके उस चीज़ की कमी, हाँ, उस वैसे फूड चेन में वो चीज़ों को ला करके बिल्कुल पूरा किया जा सकता है उसको। और वो अगर ज़मीन में है तो इंसान के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा खाएंगे अन्न, और वैसा ही आपकी सेहत होगी। तो ये तो अन्न और सेहत से जुड़ा सवाल है कि अगर ज़मीन में कमी है तो आप तक आएगा ही आएगा, उसका असर चाहे ज़्यादा है कम है, वो दोनों चीज़ें आप में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो एक मुद्दा ये है कि अभी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में। जो हम दोनों, आप भी गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूं, देख रहे हैं कि वही इस्तेमाल होता है कि यूरिया इस्तेमाल होगा, बहुत होगा तो डीएपी होगा। यूरिया डीएपी ये कॉमन फिनोमिना है इस्तेमाल करने का। उसके अलावा पोटास भी बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आलू का क्षेत्र है तो आलू में तो होता पोटास का। इसमें जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी क्या भूमिका है? जैसे चमक बढ़ाना है तो उसके लिए क्या डालना ज़रूरी है ना? तिलहन में तेल की मात्रा बढ़ानी है तो उसमें क्या डालना ज़रूरी है? ये थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब बता देंगे किसानों को तो उनको रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बात अभी की थी कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब मुख्य पोषक तत्व में 3 तो बहुत ही मुख्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसका हमारा किसान भाई जानते ही हैं कि नाइट्रोजन की कमी ज़्यादातर हमारी मृदाओं में रहती है, और नाइट्रोजन को हम अलग से देने से सीधा असर फसल पे दिखाई देता है। तो सीधा हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि अच्छा, ज़रा सा भी पीली फसल हो गई, भले ही वो किसी और चीज़ से हो गई है, बस एक कट्टा वो यूरिया का डाल दो, काली हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि एक उनका एक मिथ बना हुआ कि बस यूरिया से ही सब कुछ या नाइट्रोजन से ही सब, लेकिन नहीं। कभी कभी सिम्टम जो है यूरिया के या नाइट्रोजन की कमी के सिम्टम सल्फर की कमी से भी मिलते जुलते हैं, उसमें भी पीली फसल पड़ने लगती है। अच्छा, सल्फर अगर कम है हाँ तो उसमें भी, हाँ, बहुत सी फसल, हाँ, तो सिम्टम एक दूसरे से के सिमिलर होते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई यूरिया का बहुत ऐसे भी, ये तो आपसे की बात से मैं सहमत हूँ। तो नाइट्रोजन का असर चूंकि एकदम दिखता है, सामने दिखता है, इसलिए किसान भाई उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य पोषक तत्व भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतने ही मुख्य हैं जितने कि इसका यूरिया की ज़रूरत है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन या संतुलित आहार या संतुलित पोषण की बात होती है, तो सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता हर एक फसल के लिए हमारे
सभी वैज्ञानिकों के प्रयास से सभी फसलों के लिए संस्तुत मात्राएं दी हुई हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो मात्रा जितनी संस्तुत है उतनी ही दें, और साथ साथ उस मात्रा को भी अगर कम करना है तो आप जो सॉइल की, जो हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, या सॉइल टेस्ट की जो वैल्यू है, मृदा की जांच कराना भी आवश्यक होता है। कभी कभी होता है कि ज़मीन में हमें पता चला हमारा पोषक तो बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी हम उसकी खाद दे रहे हैं। तो उस चीज़ की को अगर हम सॉइल टेस्ट करवा लें, मृदा के नमूने पहले से ही अगर हम परीक्षण करवा लें, तो हमें पता चल जाएगा ये चीज़ हमारे में सफिशिएंट है या पूरी है, इसमें और डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ज़्यादा डालने से वो बेकारी हो जाएगी, दूसरा जो पैसा उसको लगाने में खर्च करना पड़ेगा वो पैसे की बचत होगी, पैसे का मिसयूज हो रहा हो एक्चुअली। हाँ। तो आप दोनों तरीके, और कोई चीज़ अगर ज़्यादा भी डालते हैं, कहीं कहीं हमने देखा है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन आप सही मामले में देखा जाए तो औसतन 30 से 40% ही हमारी जो नाइट्रोजन डालते हैं उसका यूज़ कर पाते हैं पौधे। बाकी या तो हमारी ज़मीन में रह जाता है नीचे, जो पानी के साथ या तो वाटर बह के बाहर चला जाता है, या ज़मीन के नीचे चला जाता है, जो कि हमारा जो भूजल है उसको प्रदूषित करता है, या ये वातावरण में को प्रदूषित करता है, कई तरीके की गैसें बन के नाइट्रोजन से संबंधित, तो वो वातावरण का प्रदूषण बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में अगर इन चीज़ों को डालें तो निश्चित ही किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। दूसरे कुछ पोषक तत्व, हर एक पोषक तत्व को का पौधे में अपना अलग अलग रोल है। वो जो मेरा सवाल था इसमें। काम हर एक पोषक तत्व का अलग अलग है। अब नाइट्रोजन का काम है बढ़वार करना, फास्फोरस का काम है कि जड़ों को मजबूत बनाना और मजबूती प्रदान करना, और जितना भी जो ऊर्जा का संचार जो होता है पौधे के अंदर वो इसके द्वारा ही होता है, फास्फोरस के द्वारा है। पोटास से चमक और गुणवत्ता आती है, अगर दानों में उपज के उसमें चमक चाहिए, हाँ, तो वैसे भी दानों में या किसी भी उत्पाद में तो पोटास की आवश्यकता है। इसी तरीके से सल्फर है, जो तेल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलों में गंधक की आवश्यकता ज़्यादा होती है, सल्फर के फर्टिलाइज़र जरूर देने चाहिए सल्फर से संबंधित। ऐसे ही जैसे मूंगफली उगाते हैं उसमें जो छिलका होता है उसमें कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसमें कैल्शियम युक्त हम वो देते हैं। जो कौन से उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की तो होती है, लेकिन कैल्शियम भी अलग से देते हैं उसमें, या ऐसी मूंगफली वाले में ऐसी फर्टिलाइज़र देते हैं जिसमें कैल्शियम हो। और तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर, हाँ, क्योंकि तेल में सल्फर भी होता है। सल्फर, हाँ। तो इस तरीके से अभी सरसों की जैसे बुआई चल रही है, हाँ, काफ़ी जगहों पे हो गई है, काफ़ी जगहों पे चल रही है, जी हाँ, तो उसमें सल्फर अगर सॉइल टेस्टिंग कार्ड है, हाँ, तब तो हमारी बहुत सारी खादें भी जो आ रही हैं ऑलरेडी, जो उर्वरक आ रहे हैं, तो उनमें जैसे आप इसे सिंगल सुपर फास्फेट है, तो उसमें कैल्शियम भी होती है, सल्फर भी होती है, और इस तरीके, हाँ, तो ऐसे खादों को यूज़ करें जिसमें ये सारे के सारे तत्व, नहीं तो अलग से भी सल्फर डाल सकते हैं सरसों के उसमें, बिल्कुल सरसों में या जितनी भी तेल वाली चीज़ें। और ये मैग्नीशियम वगैरह का क्या काम होता है पौधों में? इनका भी रोल, कई एंजाइम्स वगैरह होते हैं, हाँ, तो इनका बहुत कम मात्रा में उपयोग होता है, लेकिन ज़रूरी है। इनके बिना पौधा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। अच्छा, हाँ, तो कहीं कोई क्लोरोफिल बनाने में काम आता है, कोई जो अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट, जैसे बोरॉन है, बोरॉन का काम है कि पत्ती के अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट बना उसको ढोके और वो पहुंचाएगा जहाँ पे जमा होगा। तो इस तरीके से हर एक पोषक तत्व का अपना अपना काम है। तो और कई काम है, कुछ सिर्फ उद्दीप्त करने के लिए, सिर्फ स्टिमुलेट करने के लिए एंजाइम के लिए कुछ पोषक तत्व होते हैं, काम आते हैं। तो इस तरीके से एक अलग ही है, जैसे मोलिब्डेनम है, आयरन है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो वायुमंडल नाइट्रोजन को लेके और पौधों को देती हैं, ज़मीन में देती हैं। आयरन जरूरी है, तो आयरन और मोलिब्डेनम दोनों जरूरी है उनके लिए। अच्छा, हाँ, तो इस तरीके से सभी पोषक तत्वों का अलग अलग रोल है, अलग भूमिका है। हाँ, तो किसानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बाकी जो चीज़ें जो आप नहीं डाल रहे हैं उसकी महत्ता नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
उसकी महत्ता बल्कि ज़्यादा है ना। आप नाइट्रोजन तो अंधाधुंध डाल ही रहे हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पड़ रहा जी है और उसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चाहे वो पानी में आप देखें, संतुलित मात्रा में डालना चाहिए आपको, संतुलित मात्रा में। अब ये तो ऐसा हो गया कि आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ चपाती खाए चले जा रहे हैं, ना दाल खा रहे हैं ना सब्जी खा रहे हैं, या आप सिर्फ चावल ही खाए चले जा रहे हैं, कोई दाल सब्जी नहीं है। तो जिस तरीके से अपने भोजन के लिए आपको दाल चावल सब्जी नमक अचार सबकी ज़रूरत है, ऐसे ही पौधों को भी इन 17 पोषक तत्वों को अपना खाना है। तो देख लीजिए, अगर आपके खाने में किसी एक चीज़ की कमी होती है तो आपको कितना, आपकी भूख कम हो जाती है, या आपका पेट नहीं भरता है, या आपको पूरा पोषण नहीं मिलता है। उसी तरीके से पौधों का है। इसके लिए वही जरूरी है कि सॉइल टेस्टिंग के बाद जो आपको रिपोर्ट मिली है, जो कार्ड मिला है, जी हाँ, उसको देख लें कि उसमें किन किन चीज़ों की कमी है। जिनकी कमी है वो डालें, जिनकी नहीं कमी है उनको बेवजह बेजा इस्तेमाल उसका ना करें। जी हाँ, जी वो हाँ। आर्थिक रूप से भी आपको तंग करता है और जो जमीन है उसको भी खराब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस तरह से कर रहे हैं तो ये तो जो पोषक तत्वों का मुद्दा है ये आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। चाहे जिंक की बहुत सारे जगहों पे कमी है, आयरन की कमी है, बोरॉन की कमी है, इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। ज़्यादातर जगहों पे इनकी कमी है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यूरिया डीएपी तो खूब अंधाधुंध डाल ही रहे हैं, उसको भी सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपका सॉइल। जैविक खादों का थोड़ा सा ज़्यादा और प्रयोग करें। हाँ, कोशिश ये करें कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जैविक खादों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है आपको जैविक खादों का। लेकिन ये डॉक्टर साहब जैविक खाद बनाम जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक खाद है, इसका एक बहस है, अंतहीन बहस है इसकी, चली रही है। ये जो हरित क्रांति से पहले 60 के दशक से पहले अगर हम ये देखें कि तब खाद मेरे ख्याल से 40 में बताते हैं लोग, 40-50 के आसपास दशक से रासायनिक खादों का मतलब शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोग नहीं डालते थे, ज़बरदस्ती भी डलवाया जाता था, सरकार कोशिश करती थी कि लोग देखें और वो करें। तो क्या आज अगर किसान ये छोड़ देता है जैविक इसका इस्तेमाल रासायनिक खादों का, तो कुछ साल में उसकी खेती फिर 2-4 साल में 5 साल में फिर वो रिवाइव हो जाएगी, ऐसा संभावना है? क्या असर क्या होगा? क्योंकि बहुत डर है, एक खौफ सा है कि अगर रासायनिक खाद छोड़ दिया तो कुछ पैदा ही नहीं होगा, ये खौफ है। क्या वो खौफ है या मिथ है ये? देखिए, ये मुद्दा काफ़ी कई फोरम पे हम सुनते हैं कि इसमें कई थॉट हैं कि आप उर्वरकों का त्याग तुरंत पूरा का पूरा कर दें तो क्या होगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ को आप ये देखिए कि एक साथ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। हमें हमारे किसान भाई पूरे अवेयर हैं, जानते हैं कि भाई इतना नाइट्रोजन इतना फर्टिलाइज़र से डालने से ये खेत ऐसा हो सकता है। तो अब ऑर्गेनिक खेती की बात हो तो रही है, जो जैविक खेती की बात हो रही है वो यही तो है। आप पूरे में नहीं अपनाइए। आपके पास अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम आधा एकड़ तो करिए। आपके यहाँ पर 4 एकड़ ज़मीन तो 1 एकड़ में तो करिए। तो कम से कम उसको स्विच करके देखिए, बदल के देखिए, उसमें जैविक करिए। आपको प्राकृतिक खेती की बात हो रही है तो उसका भी कुछ हिस्सा अपने खेत में करके देखिए। 100% मत कन्वर्ट करिए, 100% मत करिए। और अगर आप देखते हैं आपका विश्वास बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और तब आप खुद ही हो सकता है कि आप पूरा का पूरा 4 एकड़ है तो 4 एकड़ ही ऑर्गेनिक करने लग जाएं अगर। लेकिन उसका यही है कि पोषक तत्व चाहे जैविक रूप खादों से दिए जाएं और चाहे उर्वरकों से दिए जाएं, अगर मात्रा पूरी होगी तो निश्चित ही फसल की उपज में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन बात है मात्रा पूरी करने की, तो मात्रा पूरी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद तैयार करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जानवर रखने पड़ेंगे, हरी खाद जैविक खाद सारी चीज़ें। जी हाँ, सब चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। तो निश्चित ही आप इस समस्या रिवाइव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बस मतलब आपका कहना यह है कि आप किसी भी तरह से जो पोषक तत्व चाहिए वो आप डालिए। हाँ, तो आपको प्रोडक्शन नहीं किसी भी फार्म में डालिए आप, किसी भी फार्म में डालिए, हाँ, चाहे रासायनिक डालिए चाहे
ऑर्गेनिक डालिए चाहे जो भी जी डालिए, हाँ। अगर वो जमीन में वो उस पोषक तत्व की जितनी मात्रा खुराक, पर्याप्त है, जितनी फसल की ज़रूरत है उतनी अगर उसको मिलेगी तो पर्याप्त पैदावार भी होगी। हाँ, ठीक है ना। तो एक तरह से ये जो ये डर है, इसी को बहुत बहुत लोग भुना भी रहे हैं, हाँ अलग अलग हाँ। लॉबिंग है, भुना भी रहे हैं इसको। तो ये मुद्दा जो है बहुत सीरियस है कि बहुत सारे राज्यों में नाइट्रोजन का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ है। क्या उसकी वजह ये है कि जो क्रॉप पैटर्न है वो भी एक इसकी वजह है? जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में कई राज्यों में सिर्फ धान गेहूँ हो रहा जी हाँ। है। दलहन पूरा, आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, दलहन की खेती हमारे देखते देखते पूरी खत्म हो गई। बिल्कुल अरहर की खेती देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन बिल्कुल उसमें नहीं हो पा रहा बिल्कुल। नेचुरली। तो क्या क्रॉप पैटर्न भी इसका जिम्मेदार है जो अभी हम देख आपका रहे हैं खादों का इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है? ये आपका सवाल बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ही मतलब ज्वलंत समस्या आई है हमारी कि हम या हमारे किसान भाई सबसे पहले ये देते हैं जिन फसलों में जोखिम कम है उन फसलों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। धान गेहूं पर जो किसानों का विश्वास है कि ये कुछ न कुछ तो दे ही जाएगा, कितना भी खराब होगा तब भी इतना पैदावार दे जाएगा, और उसके हिसाब से ही उन्होंने पूरा उसको अपना भी पैटर्न रखा है। चेंज कर दिया आपने। पंजाब में अगर देखा जाए तो बड़ी लाइट सॉइल्स में भी काफ़ी धान उगाई जाती हैं जो कि एकदम उसके लिए उपयुक्त नहीं है। धान तो ऐसी जगह के लिए था जहाँ पानी जल भराव होता था, पानी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए फसल थी, वो वाटर लविंग क्रॉप है। तो अब हमारी सरकार और हमारे किसान भाई भी जो सजग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन फसल चक्रों को थोड़ा विविधीकृत किया जाए। क्या धान की जगह हम कोई और फसल नहीं ला सकते? क्या मक्का नहीं लगा सकते? क्या अन्य कोई फसल नहीं लगा सकते? तो धीरे धीरे फसलों को विविधीकृत किया जाए। तो ये भी एक उपाय है कि जिससे कि हम आने वाली जो फूड सिक्योरिटी या जो भी समस्या है उनको हम कम कर सकते हैं। नहीं तो एक ही फसल के ढर्रे में क्या होगा, कई तरीके की समस्याएं जो पैदा हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। जैसे पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर ये धान गेहूँ वाले क्षेत्र में कम हो रहा है, कई राज्यों में हो गया है। ऐसे ऐसे खरपतवार हो गए जो दवाई से भी नहीं मरते हैं, कि फेलरिस माइनर है, गेहूं का मामा जिसे कहते हैं। आप दवाई की डाल दीजिए, पता चला कुछ दिन में उस दवाई से वो रेसिस्टेंट प्रतिरोधक क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो माहूँ कभी नहीं लगती थी गेहूं में, अब गेहूं में माहूँ लगने लगी है। तो इस तरीके की नई नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। माहू कब से, कितने साल से लग रही है? ये वैसे तो पहले भी लगती थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं था। हाँ, इतना नहीं था। अब धीरे धीरे उसका प्रकोप बढ़ने लगा है, कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि नुकसानदेह भी होते जा रहा है। तो इस तरीके से नई नई समस्याएं, तो कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है। क्योंकि हमारा नाइट्रोजन का भी रोल है इसमें, और भी चीज़ों का, बीमारियों का भी प्रकोप अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो अच्छा, ये नाइट्रोजन का अगर फसलों में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जो आप कह रहे हैं नाइट्रोजन का रोल है, तो कीड़े ज़्यादा लगेंगे? नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ने से बहुत सी बीमारियों के लिए फसल संवेदनशील हो जाती है और बहुत से कीड़े मकोड़ों के लिए भी हो जाती है। किन किन जैसे कुछ प्रमुख अगर आप बताएं? जैसे जितनी भी जो फफूंदीजनक बीमारियां हैं और भी बीमारियां हैं वो जल्दी लगती हैं अगर नमी ज़्यादा रहे और नाइट्रोजन ज़्यादा हो। नाइट्रोजन डालने से क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू हैं वो टेंडर हो जाते हैं, काफ़ी फ्लैशी हो जाते हैं, और जितनी मुलायम चीज़ और वैसी होगी तो उसे कीड़े मकोड़े बीमारियों का अट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो बहुत से कीड़े ऐसे हैं कि सभी में जब इनके मैनेजमेंट की बात की जाती है इन कीड़े मकोड़ों के, तो ये भी कहा जाता है कि नाइट्रोजन का समुचित उपयोग करें, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा उपयोग करें, तो आप बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फसलों वाला मुद्दा इनका था, जो सीरियल क्रॉप वाला मुद्दा है। जी हाँ। एक मुद्दा जो आपने कहा आपका उस पर बड़ा काम है, सिल्क पे। अभी इंडिया में सिल्क का स्टेटस क्या है? कितने राज्यों में इस पे काम हो रहा है? किस राज्य में ज़्यादा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सिल्क की बात है, मैंने शुरुआत अपने कैरियर की थी सिल्क से ही। सिल्क से तो सिल्क में हमारा पार्ट था कि जो सिल्क वर्म को खाने के लिए जो क्या चीज़ चाहिए, तो जो शहतूत के ऊपर उगाए जाने वाला, पाला जाने वाला सिल्क का कीड़ा होता है, मलबरी जिसे हम कहते हैं, मलबरी सिल्क वर्म, तो उस पे हमने काम किया था। और मलबरी को किस तरीके से अच्छी तरीके से उगाया जाए, किस क्वालिटी की पत्तियां हों,
और उस मलबरी को शहतूत के बागों को उगाने के लिए जब हम बड़बार के बीच में जो समय होता है, जो खाली खेत रहता है, उसमें कौन कौन सी फसलें लेके उस किसानों को हम रिच कर सकते हैं। तो मलबरी पे काफ़ी हमने काम किया था। तो उसमें भी जैसे अन्य फसलों की तरह हम खाद पानी सब की व्यवस्था रखते हैं ना, वैसे ही मलबरी के लिए भी, शहतूत के लिए भी होता है। तभी वो अच्छी पत्तियाँ देता है और ज़्यादा पत्तियाँ होने पे हमारे शहतूत के ज़्यादा कीड़े पाले जा सकते हैं। और इस रेशम कीट से जितना बढ़िया आप क्वालिटी का पत्ती देंगे, उतनी क्वालिटी का ये उतना मित्र ज़्यादा। कीट है, रेशम कीट। बिल्कुल। इसके अलावा मलबरी के अलावा कई तरीके के सिल्क होते हैं। टसर सिल्क है, वो सिल्वर वो एक ओक होता है पौधा, उस पे होता है। कुछ जंगली रूप में होता है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा सिल्क पे काम हो रहा है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा सिल्क पे काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाएं तो आसाम में मूंगा सिल्क है। तो इस तरीके से कई तरीके, कुछ वृक्षों पे ही पाल दिए जाते हैं कीट। तो कुछ एक कीट ये एक ही होता है या अलग अलग होता है? इनकी जैसे मूंगा तो अलग हो गया। इनकी बॉम्बेक्स मोराई एक प्रजाति होती है, उससे ही वो सिल्क वर्म का ही कीट कहलाता है। अच्छा। और उसके अलग अलग तरीके की स्पीसीज होती हैं जो कि इसको बनाती हैं, सिल्क को जैसे बनाते जो साड़ियाँ बनती है, मूंगा सिल्क की अलग होती है, टसर की अलग हैं। होती जी है। हाँ, टसर का मतलब हो गया जो पेड़ के ऊपर अपने आप नेचुरल रूप से उगते हैं, वहाँ से कोकून इकट्ठे किए जाते हैं। अच्छा, और वो बाकी टसर जो, हो गया। हाँ, जो उगाने वाला सिल्क होता है, जो बनाने वाला सिल्क होता है, वो क्या होता है, उसको घरों में या किसी क्लोज स्पेस में उनको पाला जाता है, उनमें पत्ते अलग से खिलाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके की विधियां हैं। इसका काफ़ी बड़ी एक साइंस है सेरिकल्चर। और उसमें क्या कहते हैं, कई तरीके के सिल्क वर्म हैं जो कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ सिल्वर ओक को खाते हैं, कुछ ओक को खाते हैं, कुछ ये। तो सभी सिल्क बना के, और अलग अलग तरीके की वैरायटी सिल्क की होती है। और उस सिल्क को फिर प्रोसेस करने के लिए रीलिंग और वीविंग, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देखते हैं सिल्क की साड़ियाँ वगैरह कितनी फेमस हैं, और हाँ, हमारा बहुत इंडियन बहुत सिल्क महंगी काफ़ी। भी है, फेमस। हाँ, तो इनके से काफ़ी कुछ फ़ायदा जो सिल्क फर्म वाले किसान हैं उससे उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत पराली से लेकर के और सिल्क तक की बहुत सारी जानकारी दी। समय की अपनी सीमाएं हैं। बात करने के लिए तो एग्रोनॉमी में बहुत बड़ा संसार है इसका, जी हाँ। बात करने के लिए। तो फिर हम कभी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज जितनी हमने बात की है वो हमारे किसान साथियों को बहुत पसंद आएगी। और डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अन्नगाथा पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।